राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म 11 जून 1897 को तत्कालीन उत्तर पश्चिमी प्रांत के शाहजहांपुर जिले में मुरलीधर और मूलमती देवी के घर हुआ था। उनका जन्म एक तोमर राजपूत परिवार में हुआ था। पंडित एक सम्मानजनक उपाधि थी जो उन्हें कई विषयों पर उनके विशेष ज्ञान के कारण प्रदान की गई थी। उन्होंने घर पर अपने पिता से हिंदी सीखी और उन्हें एक मौलवी से उर्दू सीखने के लिए भेजा गया। अपने पिता की अस्वीकृति के बावजूद उन्हें एक अंग्रेजी भाषा के स्कूल में भर्ती कराया गया और वे शाहजहांपुर में आर्य समाज में भी शामिल हुए। बिस्मिल ने देशभक्ति की कविता लिखने की प्रतिभा दिखाई। वह महान दृष्टा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लिखित सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक से प्रेरित थे। 18 साल की उम्र में बिस्मिल ने हरदयाल के साथी और विद्वान भाई परमानंद को सुनाई गई मौत की सजा के बारे में पढ़ा। उस समय वे शाहजहांपुर के आर्य समाज मंदिर में नियमित रूप से जाते थे, जहां परमानंद के मित्र स्वामी सोमदेव रहते थे। सजा से नाराज होकर बिस्मिल ने हिंदी में मेरा जन्म शीर्षक से एक कविता लिखी, जिसे उन्होंने सोमदेव को दिखाया। इस कविता में भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण को हटाने की प्रतिबद्धता दिखाई गई। अगले वर्ष बिस्मिल ने स्कूल छोड़ दिया और कुछ मित्रों के साथ लखनऊ चले गए। नरम दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी गुट गरम दल को शहर में तिलक का भव्य स्वागत करने की अनुमति देने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने युवाओं के एक समूह को संगठित किया और सोमदेव की सहमति से अमेरिकी स्वतंत्रता के इतिहास पर हिंदी में एक पुस्तक प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जिसका शीर्षक था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास। यह पुस्तक काल्पनिक बाबू हरिवंश सहाय के लेखन में प्रकाशित हुई और इसके प्रकाशक का नाम सोमदेव सिद्ध गोपाल शुक्ल बताया गया। पुस्तक के प्रकाशित होते ही उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इसके प्रचलन पर प्रतिबंध लगा दिया। बिस्मिल ने मातृवेदी नामक एक क्रांतिकारी संगठन बनाया और औरैया के एक स्कूल शिक्षक गेंदा लाल दीक्षित से संपर्क किया। सोमदेव ने यह व्यवस्था की क्योंकि उन्हें पता था कि बिस्मिल अपने मिशन में अधिक प्रभावी हो सकते हैं यदि उनके पास अनुभवी लोग हों जो उनका साथ दें। दीक्षित के राज्य के कुछ शक्तिशाली डाकुओं से संपर्क थे। दीक्षित ब्रिटिश शासकों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष में उनकी शक्ति का उपयोग करना चाहते थे। बिस्मिल की तरह दीक्षित ने भी शिवाजी समिति नामक युवाओं का एक सशस्त्र संगठन बनाया था। इस जोड़ी ने अपने संगठनों को मजबूत करने के लिए यूनाइटेड प्रोविंस, अब उत्तर प्रदेश के इटावा, मैनपुरी, आगरा और शाहजहांपुर जिलों के युवाओं को संगठित किया। 28 जनवरी 1918 को बिस्मिल ने देशवासियों के नाम संदेश शीर्षक से एक पुस्तिका प्रकाशित की, जिसे उन्होंने अपनी कविता मैनपुरी की प्रतिज्ञा के साथ वितरित किया। पार्टी के लिए धन एकत्र करने के लिए 1918 में 3 मौकों पर लूटपाट की गई। पुलिस ने मैनपुरी और उसके आसपास उन्हें खोजा जब वे 1918 के दिल्ली कांग्रेस में यूपी सरकार द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों को बेच रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें ढूंढा तो बिस्मिल बिना बिकी पुस्तकों के साथ फरार हो गए। जब वे दिल्ली और आगरा के बीच एक और लूटपाट की योजना बना रहे थे, तभी एक पुलिस दल वहां पहुंचा और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। बिस्मिल यमुना में कूद गए और पानी के नीचे तैर गए। पुलिस और उनके साथियों ने सोचा कि मुठभेड़ में उनकी मृत्यु हो गई। 1 नवंबर 1919 को मैनपुरी के न्यायिक मजिस्ट्रेट पीएस क्रिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाया और दीक्षित और बिस्मिल को फरार घोषित कर दिया। 1919 से 1920 तक बिस्मिल अदृश्य रहे, उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांवों में घूमते रहे और कई किताबें लिखी। इनमें उनके और अन्य लोगों द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संग्रह था, जिसका शीर्षक था मन की लहर। जबकि उन्होंने बंगाली से 2 कार्यों का अनुवाद भी किया, बोल्शेविकों की कारतूस और यौगिक साधन, और एक अंग्रेजी पाठ से कैथरीन या स्वाधीनता की देवी का निर्माण किया। उन्होंने ये सभी किताबें सुशील माला के तहत अपने संसाधनों से प्रकाशित की। एक यौगिक साधन को छोड़कर प्रकाशनों की एक श्रृंखला
जिसे एक प्रकाशक को दिया गया था जो फरार हो गया और उसका पता नहीं लगाया जा सका। ये किताबें तब से मिल गई हैं। बिस्मिल की एक और किताब क्रांति गीतांजलि 1929 में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई थी और 1931 में ब्रिटिश राज द्वारा प्रतिबंधित कर दी गई थी। फरवरी 1920 में जब मणिपुरी षड्यंत्र मामले में सभी कैदियों को रिहा कर दिया गया तो बिस्मिल शाहजहांपुर अपने घर लौट आए, जहां उन्होंने आधिकारिक अधिकारियों के साथ सहमति व्यक्त की कि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे। राम प्रसाद का यह बयान स्थानीय भाषा में अदालत के सामने दर्ज भी किया गया। 1921 में अहमदाबाद कांग्रेस में शाहजहांपुर से आए कई लोगों में बिस्मिल भी शामिल थे। वे वरिष्ठ कांग्रेसी प्रेम कृष्ण खन्ना और क्रांतिकारी अशफाकुल्ला खान के साथ मंच पर बैठे थे। बिस्मिल ने मौलाना हसरत मोहानी के साथ कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाई और कांग्रेस की आम सभा में पूर्ण स्वराज का सबसे विवादित प्रस्ताव पारित करवाया। गांधी, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में नहीं थे, युवाओं की भारी मांग के आगे बिल्कुल असहाय हो गए। वे शाहजहांपुर लौट आए और संयुक्त प्रांत के युवाओं को सरकार के साथ असहयोग के लिए संगठित किया। बिस्मिल के उग्र भाषणों और कविताओं से यूपी के लोग इतने प्रभावित हुए कि वे ब्रिटिश राज के खिलाफ हो गए। बनारसी लाल अनुमोदक द्वारा अदालत में दिए गए बयान के अनुसार राम प्रसाद कहते थे कि अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होगी। फरवरी 1922 में चौरी चौरा में पुलिस द्वारा कुछ आंदोलनकारी किसानों की हत्या कर दी गई। चौरी चौरा के पुलिस स्टेशन पर लोगों ने हमला किया और 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जला दिया गया। गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति के किसी भी सदस्य से परामर्श किए बिना असहयोग आंदोलन को तत्काल रोकने की घोषणा की। बिस्मिल और उनके युवाओं के समूह ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में गांधी जी का कड़ा विरोध किया। जब गांधी जी ने अपना निर्णय वापस लेने से इनकार कर दिया तो इसके तत्कालीन अध्यक्ष चितरंजन दास ने इस्तीफा दे दिया। जनवरी 1923 में पार्टी के धनी समूह ने मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास के संयुक्त नेतृत्व में एक नई स्वराज पार्टी बनाई और युवा समूह ने बिस्मिल के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी पार्टी बनाई। जनवरी 1925 की शुरुआत में भारत के संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी नामक एक पुस्तिका वितरित की गई थी। इस पुस्तिका की प्रतियां, जिसे साक्ष्य में सफेद पुस्तिका के रूप में संदर्भित किया गया था, अवध के मुख्य न्यायालय के फैसले के अनुसार काकोरी षड्यंत्र के कुछ अन्य कथित षड्यंत्रकारियों के पास भी पाई गई थी। इस घोषणा पत्र की एक टाइप की गई प्रति मनमथ नाथ गुप्ता के पास पाई गई थी। यह कुछ और नहीं बल्कि सफेद कागज पर 4 पन्नों के मुद्रित पैम्फलेट के रूप में एचआरए का घोषणा पत्र था, जिसे संयुक्त प्रांत के अधिकांश जिलों और भारत के अन्य हिस्सों में गुप्त रूप से डाक और हाथों से वितरित किया गया था। इस पैम्फलेट पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम नहीं लिखा था। पैम्फलेट का शीर्षक था द रिवॉल्यूशनरी, भारत की क्रांतिकारी पार्टी का एक अंग। इसे प्रकाशन का पहला अंक और पहला अंक दिया गया था। इसके प्रकाशन की तिथि 1 जनवरी 1925 दी गई थी। बिस्मिल ने लखनऊ के पास काकोरी में एक ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटने की एक सुनियोजित योजना को अंजाम दिया। यह घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी और इसे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। 10 क्रांतिकारियों ने लखनऊ जंक्शन से ठीक पहले काकोरी स्टेशन पर सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन को रोक दिया। इस कार्रवाई में जर्मन निर्मित माउजर सीनचोप्पायस अर्ध स्वचालित पिस्तौल का इस्तेमाल किया गया था। एचआरए प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल के लेफ्टिनेंट अशफाकुल्ला खान ने अपनी माउजर मनमथ नाथ गुप्ता को दे दी और खुद कैश चेस्ट तोड़ने के काम में लग गए। अपने हाथ में एक नया हथियार देखने के लिए उत्सुक मनमथ नाथ गुप्ता ने पिस्तौल से गोली चला दी और गलती से गोली चल गई और यात्री अहमद अली की मौत हो गई, जो महिला डिब्बे में अपनी पत्नी से मिलने के लिए ट्रेन से उतरा था। 40 से ज्यादा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि डकैती में सिर्फ 10 लोग शामिल थे।
घटना से पूरी तरह से असंबंधित लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि उनमें से कुछ को छोड़ दिया गया। सरकार ने जगत नारायण मुल्ला को अविश्वसनीय फीस पर सरकारी वकील नियुक्त किया। डॉ हरकरण नाथ मिश्रा, बैरिस्टर MLA और डॉ मोहन लाल सक्सेना MLC को बचाव पक्ष के वकील के रूप में नियुक्त किया गया। अभियुक्तों का बचाव करने के लिए एक बचाव समिति भी बनाई गई। गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु गुप्ता और कृपा शंकर हजेला ने अपना पक्ष रखा। इन लोगों को दोषी पाया गया और बाद की अपीलें विफल रहीं। 16 सितंबर 1927 को क्षमादान के लिए अंतिम अपील लंदन में प्रिवी काउंसिल को भेजी गई, लेकिन वह भी विफल रही। 18 महीने की कानूनी प्रक्रिया के बाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को मौत की सजा सुनाई गई। बिस्मिल को 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद जेल में और ठाकुर रोशन सिंह को नैनी इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई। लाहिड़ी को 2 दिन पहले गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। बिस्मिल के शरीर को हिंदू दाह संस्कार के लिए राप्ती नदी पर ले जाया गया और यह स्थल राजघाट के नाम से जाना जाने लगा।